जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, मेरा सामना एक भूतिया दीवार से हुआ और मुझे पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने वही तरीका अपनाया जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। मैंने अपनी उंगली काटी, अपनी पलकों पर खून मला और मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर कई बार कांप उठा। तभी मैंने अपने परदादाजी को अपने सामने खड़ा देखा। मेरे हाथ में अभी भी शराब की बोतल थी और गले में एक ताबीज लटका हुआ था। मुझे जागा हुआ देखकर मेरे परदादाजी ने एक डरावनी आवाज में कहा, चिंटू जल्दी मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो, यहाँ खतरा है। मैं कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर हाथ में शराब की बोतल लिए पहाड़ की तरफ बढ़ता रहा। मेरे परदादाजी मेरे पीछे पीछे चलने लगे। उनकी आंखों में नफरत भरी थी। ऊपर खतरा है, वापस आ जाओ, तुम्हारे दादाजी तुमसे झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे फंसाने के लिए तुम्हारी जान का इस्तेमाल करेंगे। मुझे परदादाजी की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और मैं पहाड़ पर ऊपर की ओर चलता रहा। अचानक परदादाजी रुक गए और उनके मुंह से एक चीखने वाली भूतिया आवाज निकली, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं पहाड़ पर चढ़ता रहा और जब मैं बीच रास्ते पहुंचा तो मुझे वो गहरा गड्ढा दिखा। मैंने शराब की बोतल गड्ढे में फेंक दी और मुड़कर अपने दादाजी, वो मुझे बड़ी बेरहमी से घूर रहे थे और कब्र के अंदर जाने का उनका कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैंने आसपास देखा, गांव का कोई भी इंसान वहां नहीं था। मैं तुरंत डर गया और थर थर कांपने लगा। चिंटू, तुम्हें धोखा दिया गया है, शराब नीचे फेंकने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो, परदादाजी ने धीरे धीरे मेरे करीब आते हुए कहा। मैं घबरा गया। गांव वाले कहां थे? परदादाजी कब्र में क्यों नहीं जा रहे थे? क्या सच में दादाजी ने मुझे धोखा दिया था? मैं अभी उलझन में ही था कि परदादाजी और करीब आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ बेचने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं फुर्ती से कुछ कदम पीछे हटा और उनसे 2 मीटर की दूरी बना ली। तुम बच नहीं सकते, तुम में से कोई नहीं बच सकता। मैं जान बचाकर पहाड़ की तरफ भागा। पीछे से मुझे परदादाजी की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो अब भी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं भागते हुए लगभग आधे पहाड़ तक पहुंच गया, लेकिन मुझे गांव का कोई बंदा नहीं दिखा। तभी मैंने बिजली के खंभे पर 2 लाल कपड़े देखे। दूसरा वाला किसने टांगा? बिना सोचे समझे मैं घर की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद मैं आखिरकार घर पहुंच गया। मैंने इधर उधर देखा तो वहां सिर्फ मेरी दादी और छोटा सोनू थे। सोनू, तुम अकेले वापस क्यों आए? दादाजी और बाकी सब कहां हैं? किसी ने जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पहाड़ के नीचे बिजली के खंभे पर 2 लाल कपड़े टंगे थे जो मुझे जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। मैं तो परदादाजी का शिकार होने ही वाला था। मेरे गले का यह ताबीज बिल्कुल बेकार है। मैं तो परदादाजी के झांसे में आ ही गया था। ऐसा नहीं हो सकता। यह ताबीज मुझे चैन बाबा ने दिया था, यह बेकार नहीं हो सकता। अगर यह सच में काम नहीं कर रहा तो यह बहुत अजीब है। जब तुम्हारे दादाजी वापस आएंगे तब बात करेंगे, दादी ने कहा। तभी हमें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। दूर कोने से मेरे परदादाजी की आवाज आई, चिंटू जल्दी दरवाजा खोलो, मैं शराब पीने आया हूँ, पीकर चला जाऊंगा। परदादाजी की आवाज बहुत ठंडी और डरावनी थी। दादी, परदादाजी फिर से हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें? डरो मत, वो अंदर नहीं आ सकते। हमारे अहाते में दहलीज है, क्या उसे काटा नहीं गया था? मेरी दादी कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर अजीब तरह से हंसी। मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे परदादाजी अंदर नहीं आ सकते, गेट बंद है। मेरे रोंगटे खड़िड्ढे हो गए। मैं इतनी हड्डाबद्धी में घर में आया था कि मैंने गेट ठीक से बंद ही नहीं किया था। जब से मैं अंदर आया था, दादी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो गेट बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये क्यों कहा कि गेट बंद है? उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। दादी फिर से मुस्कुराई, चिंटू इसकी चिंता मत करो, पहले खाट पर जाकर सो जाओ, तुम्हारे दादाजी आएंगे तब बात करेंगे। दादी ने मुझे खाट की तरफ खींचा। मैं पूरी ताकत से पीछे हटा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस खाट पर नहीं जाऊंगा। दादी बहुत गुस्से में थी। चिंटू मेरी बात सुनो, खाट पर बैठो। दादी ने मुझे खींचकर खाट पर बिठाना चाहा। मुझे अपनी बांह में तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा तो दादी के नाखून बहुत लंबे थे और वे मेरे मांस में गड़ रहे थे। दादी के नाखून काले पट्टी एच चुके थे। मैंने ऊपर देखा तो मुझे दादी का मुर्दा चेहरा नजर आया। उनका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद था और उस पर नीले निशान पड्डाड़े थे। वो मुझे खाट पर नहीं बल्कि 1-2 मीटर गहरी कब्र में खींच रही थी। बचाओ चिंटू, चिल्लाओ मत, अपने परदादाजी को बुलाओ, खाट पर आओ, बचाओ। मेरी चीखें मुझे यहां ले आईं। उनका चेहरा सफेद था, नीले निशानों से भरा हुआ। ये क्या हुआ? दादा दादी मर क्यों गए? मेरे पास सोचने का समय नहीं था। दादी मुझे पूरी ताकत से कब्र में खींच रही थी और मुझ पर चिल्ला रही थी, ओ जी जल्दी आओ और मदद करो, चिंटू बात नहीं मान रहा और हमारे साथ नहीं आ रहा। दादाजी का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उन्होंने मेरी बांह कसकर पकड़ी और डरावनी आवाज में कहा, चिंटू खाट पर बैठो और हमारे साथ चलो। ये खाट नहीं है, आप मुझे मार डालोगे। दादाजी और दादी ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा। दादी धीरे से हंसी और बोली, चिंटू तुम पागल हो गए हो, ये साफ तौर पर खाट ही है। हाँ ये खाट है, खाट पर बैठो। दादाजी ने मेरी बांह जोर से पकड़ी और मुझे गड्ढे में खींचने लगे। दादी मेरे पीछे थी और मुझे पूरी ताकत से धक्का दे रही थी। वो मुझे गड्ढे में धकेलने वाले थे। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे दूर एक रोशनी दिखी। मेरे परदादाजी ला रहे थे। लालटेन पीली रोशनी से चमक रही थी। डर के मारे दादाजी की आंखें फटी रह गई। वे चिल्लाए, पिताजी आ गए, जल्दी करो, चिंटू को यहाँ से ले चलो। हम पिताजी को चिंटू को खाने नहीं दे सकते। चिंटू हमारे साथ चलो, तुम्हारे परदादाजी तुम्हें खाना चाहते हैं। परदादाजी का चेहरा पीला पड्डी एच चुका था। वे लालटेन लिए हमारी ओर बढ़े और बुदबुदाए, चिंटू यहाँ आओ, तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं, वे तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं।
वापस आओ। लेकिन दादाजी ने मेरी बांह कसकर पकड़ दियाच रखी थी। चिंटू, हमारे साथ चलो। क्या तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे परदादाजी 10 साल पहले ही मर चुके हैं। लालटेन की पीली रोशनी में परदादाजी ने अपनी आंखें सिकोड़ दी और डरावने अंदाज में कहा, चिंटू जाग जाओ, तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं। चिंटू जाग जाओ, वे तुमसे झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही परदादाजी ने अपनी बात खत्म की, मेरा सिर फटने लगा। अचानक मैं चौंक कर जाग गया। 3 दिन पहले गांव में भारी बर्फबारी हुई थी। मेरे दादा दादी सुअर का मांस बेचने गधा गाड़ी से शहर जा रहे थे। वापसी में गाड़ी खाई में गिर गई। मेरे दादा दादी बच गए थे। मैं उछलकर नीचे गिरा और मेरी मौत हो गई थी। मैंने मुद्द कर अपने दादा और दादी की तरफ देखा। उनके चेहरे मुर्दे जैसा सफेद थे, आंखें खून की तरह लाल थीं और शरीर पर नीले निशान थे। वे एक तक मुझे घूर रहे थे। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हटा और चिल्लाया, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम 3 दिन पहले ही मर चुके हो। दादाजी ने मुझे जगाने की कोशिश की। उनका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, चिंटू हमारे साथ चलो, तभी हमारा परिवार फिर से एक हो पाएगा। दादी का चेहरा भी बिगड़ गया। वो चिल्लाई, हाँ चिंटू हमारे साथ चलो। मैं अचानक दादाजी की पकड़ से छूटा और परदादाजी की तरफ भागा। इस वक्त परदादाजी का चेहरा बिल्कुल सामान्य हो गया था। चिंटू चलो, इस नर्क से बाहर निकलते हैं। परदादाजी मुझे पहाड़ से नीचे ले जाने लगे। पीछे से मुझे दादाजी की दहाड़ सुनाई दी, चिंटू वापस आओ, वापस आओ। मैं आदतन पीछे मुद्दा और देखा कि दादा दादी मेरा पीछा कर रहे थे। उनके चेहरे डरावने और खूंखार लग रहे थे। जब मैं पहाड़ के नीचे पहुंचा तो मुझे एक नदी और उसमें एक नाव दिखी। परदादाजी हांफते हुए मुझे नाव पर ले गए। चिंटू आखिरकार मैं तुम्हें नाव पर ले ही आया, उन्होंने कहा। परदादाजी इस नाव में चप्पू तो है ही नहीं। मेरे बोलते ही नाव अपने आप चलने लगी और नदी की लहरों पर तैरने लगी। मैंने मुद्दा कर देखा तो दादा दादी नदी किनारे खड्डे होकर मुझे बेरहमी से घूर रहे थे। उनकी आंखें मुझे डरा रही थी। मुझे चक्कर आने लगा और मेरी पलकें भारी होने लगी। आखिरकार मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि परदादाजी मेरे पास बैठकर बिद्दी पी रहे थे। चिंटू आखिरकार तुम जाग गए। मैंने दरवाजा बंद किया। ताबूत के अंदर मेरे दादा दादी थे। मैं बुरी तरह डर गया था और पसीने से तरबतर था। तुम्हारे दादा दादी को चिंता थी कि तुम इस दुनिया में दुख झेलोगे, इसलिए वे तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, परदादाजी ने मेरा सिर थपथपाते हुए कहा। उन्होंने मेरे दादा दादी के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया और उन्हें पुरखों की कब्र में दफना दिया। मैंने दादा दादी को आखिरी बार प्रणाम किया और फिर परदादाजी के साथ पहाड़ से नीचे उतर गया। जब हम घर पहुंचे तो परदादाजी ने मेरी कलाई पर एक लाल धागा बांध दिया। उसके बाद से मुझे कभी अपने दादा दादी के सपने नहीं आए। अगर कहानी ने आपको 1 सेकंड के लिए भी डराया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।